हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है अंधेर नगरी। ठीक है। कोई भी देश या राज्य तभी संपन्न और खुशहाल होगा जब वहाँ का शासक अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी सजगता और अपने विवेक से करे। उसके विपरीत जिस देश का राजा मूर्ख हो तथा चापलूसों की बातों पर विश्वास करे, वह न्याय की उम्मीद करना मुश्किल है वहाँ पर। अतः ऐसे स्थान पर रहते समय सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे पाठ का नाम ही अंधेर नगरी है। ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है जिसे हम अच्छे से बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। चलिए सब पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले दिया गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ठीक है। भीड़ भरे बाजार से गुजरते हुए एक गुरु और उसके शिष्य के कान में जब यह आवाज पड़ी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। शिष्य का नाम था गोवर्धन दास। उससे न रहा गया। उसने एक दुकानदार से पूछा, भाई ये लोग जो कुछ कह रहे हैं क्या वह सच है? तो हाँ, बिल्कुल सच है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सच है, यहाँ सभी चीजें टका शेर बिकती हैं। दुकानदार ने उत्तर दिया, सभी वस्तुएं टका शेर हैं। गोवर्धन दास ने मन ही मन सोचा और पूछा, क्या बादाम, काजू, दूध, घी, मक्खन, मेवे, मिठाई सब सब? जी हाँ, चाहे कुछ भी खरीदो, सब कुछ टका शेर मिलता है यहाँ। दुकानदार ने जवाब दिया, गुरुजी हमें इस नगरी में कुछ दिन रहना चाहिए। देखिए ना, सभी चीजें टका शेर हैं। यहाँ थोड़े से पैसों में ही अच्छी तरह निर्वाह हो सकता है, यानी हम यहाँ थोड़े समय के जीवन जी सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। गोवर्धन दास ने अपने गुरु से कहा, बेटा जहाँ सभी वस्तुओं का भाव एक जैसा हो ऐसी जगह ठहरना उचित नहीं है। गुरु ने कहा कि ऐसी जगह पर ठहरना सही नहीं है जहाँ पे एक जैसा ही सबका दाम हो। लेकिन क्यों गुरुजी? शिष्य ने सवाल करा। बेटा, ये लगता है इस नगरी के राजा की बुद्धि का दिवाला निकल गया है। अरे मूर्ख, जरा सोचो, जहाँ सस्ती महंगी सभी चीजें टका शेर बिकती हो ऐसी जगह न्याय का बास नहीं हो सकता। अतः चल यहाँ से, यहाँ एक पल भी ठहरना उचित नहीं है। गुरुजी की बात गोवर्धन दास के पल्ले नहीं पड़ी। गुरुजी उड़ती चिड़िया को पहचानते थे। वे बोले, मैं जानता हूँ तेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी। तू पेटू है, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। अच्छा, जो तेरी समझ में आए वही कर। मैं तो चला। और हाँ, यदि तू किसी मुसीबत में फंस जाए तो अपने गुरु को अवश्य याद करना। इतना कहकर गुरुजी चल दिया। गोवर्धन दास अंधेर नगरी में चैन की बंसी बजाने लगा। सब चीजें टका शेर तो मिलती ही थी, खा खाकर खूब मुटिया गया। कभी उसे अपने गुरु की याद आती तो वह सोचता, गुरुजी यहाँ रह जाते तो कितना अच्छा होता। वे तो कहते थे कि यह अंधेर नगरी है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ तो सब तरह की मौज ही मौज है। एक दिन गोवर्धन दास ने एक स्थान पर लोगों की भीड़ लगी देखी, उसका बस वह भी उस ओर चल दिया, यानी उस भीड़ की तरफ चल दिया। वह खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भाई क्या बात है, यह भीड़ क्यों लगी हुई है? एक आदमी के मकान की दीवार गिर गई थी जिसके नीचे उसके पड़ोसी की बकरी दबकर मर गई। चौपट राजा के सिपाही मकान में मालिक को पकड़ कर ले गए हैं, इस व्यक्ति ने उत्तर दिया। अब लीजिएगा महाराज, मकान का मालिक हाजिर है। सिपाहियों ने राजा से कहा, अच्छा तो तुम्हारी हो सके तो मकान के नीचे दबकर तुम्हारे पड़ोसी की बकरी मर गई है। चौपट राजा ने क्रोध पूर्वक पूछा, तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। पर महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो फिर कसूर किसका है? कसूर उस कारीगर का है जिसने कच्ची दीवार बनाई है। तो ठीक है, हम तुझे छोड़ देते हैं। हमारे सामने उस दीवार को बनाने वाले कारीगर को पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में सिपाही कारीगर को पकड़कर ले आए। कारीगर ने दीवार के गिरने में उस भिस्ती का कसूर बताया जिसने दीवार चिनने में प्रयोग किए जाने वाले मसाले को ज्यादा पानी मिला दिया था। अब चौपट राजा ने कारीगर को छोड़ दिया और भिस्ती को पकड़ लाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में भिस्ती भी पेश कर दिया गया। वह बोला, हुजूर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मशक बनाने वाले ने मुझे इतनी बड़ी मशक दे दी थी कि उसमें ज्यादा पानी आ गया। अब मशक बनाने वाले को बुलाया गया। फिर पूरा घुरू घंटाल था। उसने गडरिये की शिकायत की और कहा, गडरिये ने मुझे मोटी भेड़ दी थी, इस खाल से बड़ी मशक बन गई। न मुझे कोई मेटी भेड़ देता न मशक बनती। चौपट राजा ने अब गडरिये को पकड़ लाने का हुक्म दिया। गडरिये ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वह बोला, हुजूर सारा कसूर आपके कोतवाल का है। वह कैसे? चौपट राजा ने पूछा। सरकार, वे अपने घोड़े पर चढ़ ले आ रहे थे, उनसे डर गया और मैंने घबराहट में मोटी भेड़ मशक बनाने दे दी।
गडरिया बोला, कोतवाल को फौरन पकड़ कर लाओ। चौपट राजा ने अपने सिपाहियों से कहा। कोतवाल को पकड़ लाया। चौपट राजा ने उसकी न सुनी और उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। सिपाही कोतवाल को पकड़कर फांसी देने ले गए। थोड़ी देर में एक सिपाही चौपट राजा के दरबार में आया और कहा, महाराज, कोतवाल की गर्दन में फांसी का फंदा ठीक नहीं बैठ रहा है। पर क्यों? चौपट राजा ने क्रोधपूर्वक पूछा। सरकार, कोतवाल साहब की गर्दन पतली है, फंदा ढीला रह जाता है। फिर किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जिसकी गर्दन मोटी हो और उसमें फांसी का फंदा ठीक से फंस जाए। चौपट राजा ने थोड़ा सोचा और आज्ञा दी। अब राजा के सिपाही किसी मोटे आदमी की तलाश में चल दिए। वे बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उसकी नजर गोवर्धन दास पर पड़ेगी, जो एक दुकान पर बैठा मिठाई खा रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसकी गर्दन बहुत मोटी थी। वह बहुत चीख चिल्लाया, पर अंधेर नगरी में उससे सुनने वाला कोई नहीं था। गोवर्धन दास को चौपट राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे देखते ही कहा, ठीक है, उसकी गर्दन मोटी है, इसे ही फांसी पर लटका दो। गोवर्धन दास को गुरुजी की बात याद आई कि उन्होंने चलते समय कहा था, किसी मुसीबत में फंसने पर मुझे याद कर लेना। उसने चौपट राजा से प्रार्थना की, हुजूर, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, पर मरने से पहले मैं अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। चौपट राजा ने गोवर्धन दास की गुरु को ढूंढ कर लाने का हुक्म दिया और कहा, इसे ले जाओ और इसके गुरु से मिलाने के बाद इसे फांसी चढ़ा देना। चौपट राजा के सिपाही गोवर्धन दास के गुरु को ढूंढकर ले आए। वे समझ गए कि दाल में अवश्य कुछ काला है। उन्हें जिस बात की आशंका थी वही हुई। फांसी पर चढ़ने से पहले अपने गुरु से जो कुछ कहना सुनना कह लो, सिपाहियों ने कहा। दोनों ने एक दूसरे में कान में कुछ कहा। दोनों में झगड़ा होने लगा। गुरु कहते फांसी मैं चढ़ेंगे और शिष्य कहता फांसी मैं चढ़ूंगा। दोनों को झगड़ते देख सिपाही उन दोनों को चौपट राजा के पास ले आए और कहा, महाराज, ये दोनों ही फांसी पर चढ़ना चाहते हैं, इसलिए झगड़ रहे हैं, बताइए हम क्या करें? पर फांसी तो एक को ही दी जाएगी, राजा ने कहा। तुम फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? चौपट राजा ने गुरु से प्रश्न किया। अब आपसे क्या छुपाना महाराज? गुरुजी बोले, आज का दिन फांसी पर चढ़ने के लिए बहुत ही शुभ है। आज तो फांसी पर चढ़ेगा वह स्वर्ग के राज्य का अधिपति होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि फांसी पर मैं चढ़ूं और स्वर्ग का अधिपति बन जाऊं। तुम दोनों में मुझे क्या मिट्टी का माधो समझा है कि मैं तुमसे एक को फांसी पर चढ़ाकर स्वर्ग का राजा बन जाने दूंगा? हमारे रहते स्वर्ग का राजा कोई नहीं बन सकता। चौपट राजा ने कहा, इन दोनों को छोड़ दो, फांसी पर हम चढ़ेंगे। अंधेर नगरी का चौपट राजा खुद ही फांसी पर चढ़ गया और मौत के घाट उतर गया। तो ये थी उनकी मूर्खता। तो बच्चों, यहाँ पर जिन्होंने ये कहानी मतलब कथा लिखी है, कहानी, उनके जो लेखक है, आइए उनका एक जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या क्या किया। हिंदी साहित्य के युग में प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1950 ईस्वी में कांसी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधरदास उपनाम से कविता लिखा करते थे। बचपन में ही ये माता पिता के सुख से वंचित रहे और इनका बचपन बड़ा ही दुखपूर्वक रहा। इन्होंने स्वधास्त्य से ही संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं सीखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वैदिक, हिंसा न भवती, भारत, दुर्दशा, साहित्य हरिश्चंद्र, नीलदेवी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली आदि। 6 जनवरी 1984 ईस्वी को 34 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। इन्हें आज भी आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो बच्चों, ये थी गुरु और शिष्य की कहानी, बहुत ही मज़ेदार थी। मैं आशा करती हूँ आप सबको पाठ बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।